करना है √5 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, अप्रमेय संख्या तो है ही है, लेकिन सिद्ध करके बताना है कि अप्रमेय संख्या है ना। आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा क्या, सिद्ध करे कि √5 एक अप्रमेय संख्या, या सिद्ध करे कि √3 एक अप्रमेय संख्या है। जैसे ये होगा वैसे ही ये भी सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए शुरू से स्टेप बाय स्टेप हम बताते चलते हैं। सिद्ध करना है कि √5 एक अप्रमेय संख्या है, तो हम इसको मान लिए √5 को क्या कि परिमेय संख्या है ना। अप्रमेय संख्या है, लेकिन हम इसको सिद्ध करके दिखाना है कि अप्रमेय संख्या, तो हम इसको मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे परिमेय संख्या कहते हैं, इसलिए परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कर दिए, यानी √5 बराबर कर दिए p/q। परिमेय संख्या माने इसलिए परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, p/q होता है परिमेय संख्या, है ना। तो जहाँ p/q है क्या भाई, तो जहाँ p/q, यहाँ p/q क्या है, तो हम p तथा q एक सआभाज्य संख्या है, इसलिए p एवं q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, जहाँ q = ≠0, मतलब q बराबर 0 नहीं, क्योंकि 0 आ जाएगा तो आप अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ परिभाषित हो जाएगा ना, इसलिए q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, सआभाज्य संख्या किसे कहते हैं, हम सआभाज्य संख्या पढ़ाए थे, बताए थे कि सआभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है ना, वैसी दो संख्या होता है जिसमें उभयनिष्ठ यानी कॉमन HCF एक के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, है ना, वही सआभाज्य संख्या होता है। जैसे कोई हम ले लिए 516 और यहाँ पे दे दिए 15 दे देते हैं, तो ये दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, ये दोनों के बीच में क्या है HCF, ये दोनों को पूछेंगे तो क्या निकालोगे, एक निकालोगे, तो वही लिखे है ना। जहाँ p तथा q सआभाज्य संख्या है, इसलिए p एवं q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ये p/q यहाँ पे वही संख्या यहाँ पे, ठीक है, मान लेना है। यहाँ के बाद आपको समझ में आया होगा, इसलिए यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट में, है ना, ये चीज़ मानने के बाद लिखना है। उसके बाद आगे स्टेप में लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको और इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे। देखिए वर्ग किए, यहाँ पे वर्ग किए हैं। ठीक है, आगे अब आइए, इधर अभी नहीं जाना है। ठीक है, बॉक्स बना हुआ है, इधर लास्ट में आएंगे। यहाँ वर्ग किए हैं, यहाँ वर्ग किए हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √² खत्म था, खाली बच गया 5। यहाँ p का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ q का स्क्वायर हो जाएगा, p² और q² बटन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुना किए, क्रॉस गुना, है ना, तब 5 q² हो जाएगा, गुना होगा इसमें से, तो इसमें 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। यहाँ से क्या किए, q² रह दिया, यहाँ गुना में 5 है तो इधर गया भागा में आ गया 5। ठीक, अब आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे यहाँ कह रहा है, यहाँ p² 5 से विभाजित है। देखिए 5 बटा में है तो p² क्या है, 5 से विभाजित है ना, 5 से विभाजित है, मतलब भागा लगेगा, 5 से विभाजित है, अतः p भी 5 से विभाजित होगा। जैसे p की जगह मान लेते 5 है, p की जगह 5 है, 5 से विभाजित हो ही जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 5 है तो 5 का स्क्वायर भी करेंगे तो 5, तभी 5 5 × 5 कट ही जाएगा, है ना, इसलिए 5 से विभाजित होगा। जब 5 से विभाजित है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 p का एक गुणनखंड है ना, कह सकते हैं। उसके बाद है ना, यहाँ के बाद ये इतना करने के बाद यहाँ मानना है कि माना p बराबर, अब p बराबर कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, 5c, c की जगह कुछ भी मान लीजिए, b c d कुछ भी यहाँ मान लीजिए। ठीक है, तो माना कि p बराबर 5c, जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है। उसके बाद जब मान लिए हैं तो p बराबर 5c माने हैं, तो p बराबर 5c यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मान रखेंगे, नीचे में लिखेंगे, यहाँ हम मान रखे हैं। देखिए p बराबर क्या रखे हैं, p बराबर 5c रखना था, q है ना, q बराबर यहाँ p², यहाँ पे p² था, बटा में 5 था, तो इसी की जगह पे मान रख दिए p की जगह। क्या देखिए p है ना, क्या देखिए
इसी में मान रखना है। यहाँ p है तो p की जगह 5c रखना है, तो यहाँ रखे हैं मान, यहाँ पे रखा हुआ है क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह रख दिया 5c के होल स्क्वायर, ठीक है, बटा में 5। यहाँ के बाद क्या किए हैं, तो यहाँ के बाद हो जाएगा है ना क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25 और सी के स्क्वायर सी स्क्वायर बटा में 5 से काट दिए 25, तो 5c स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 5c स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ 5 गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम यहाँ वही बात लिखेंगे कि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है 5 से भाग लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा, खाली क्यू भी 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं 5p का क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ के बाद यहाँ देखेंगे 5, इसलिए 5 क्या है, 5 क्यू का एक गुणनखंड है, इसलिए 5 क्यू का एक गुणनखंड है। अतः p और q में है ना, अब देखिए दोनों में 5 गुणनखंड आ गया, p में भी 5 गुणनखंड आ गया, q में भी 5 गुणनखंड आ गया, है ना। तो देखिए हमने माना था जो इसका विरोध करने लगा, देखो अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो रहा है कि नहीं, p और q दोनों में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है ना। लेकिन हमने p और q के सहभाज्य संख्या माना था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई नहीं हो, कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ है ना p एवं q के बीच अलावा कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ 5 उसमें आ रहा है, यहाँ 5 दोनों आ रहा हो रहा है, फिर यहाँ का बाद हो जाएगा ये 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है, परंतु इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि 5 आ रहा है, दोनों विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि p एवं q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, है ना। p और q में हमने एक गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन 5 यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है ना। इसलिए हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विरोध में कर दिया, हमने माना था एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आना चाहिए, यहाँ हमारा 5 गुणनखंड, इसलिए हमारा मानना गलत है। क्या गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है ना, ये मानना हमारा गलत हो गया, √5 एक परिमेय संख्या है। तब परिमेय संख्या है, गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या जब मानना गलत हो गया तो √5 एक क्या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए √5 अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम बोर्ड पे बताया था, एक बार और बता देंगे।